नमस्कार। सत्यराज लॉस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है कि अगर किसी आरोपित व्यक्ति का टेलीफोनिक कन्वर्सेशन रिकॉर्ड हो गया है तो उस रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन को साक्ष्य के तौर पे उनके खिलाफ हेतु या विवादित तथ्य की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इन अदर वर्ड्स, can recorded telephonic conversation of accused be used as evidence for their motive and fact and issue in any case? तो फ्रेंड, अगले स्लाइड पे चलते हैं और एक प्रश्न के उत्तर के माध्यम से इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न ये है कि एक्स एक पेशेंट है जो कि डॉक्टर ए के हॉस्पिटल में एडमिट होता है। जब एक्स का डायग्नोसिस होता है उसके बाद डॉक्टर ए एक्स को ये सलाह देते हैं कि उसकी सर्जरी होना जरूरी है और डॉक्टर ए एक्स की बॉडी पर सर्जरी परफॉर्म करते हैं। लेकिन सर्जरी की कुछ घंटे पश्चात ही एक्स की देहांत हो जाता है। पुलिस को जब मामला इत्तला की जाती है तो वो कोर्ट के माध्यम से एक कॉरोनर यानी मृतक समक्षक को अपॉइंट करते हैं टू कंडक्ट द जुडिशियल इंक्वायरी इन दिस केस। ठीक है, कॉरोनर जो मृतक समक्षक है प्रिलिमिनरी प्रोसीडिंग को देखते हैं और डॉक्टर ए को इन्फॉर्म करते हैं कि अगर डॉक्टर ए 50,000 रुपये कॉरोनर को देते हैं तो इस मामले को वो निपटा देंगे। डॉक्टर ए ने कंप्लेंट लॉन्च किया विद द डायरेक्टर एंटी करप्शन ब्यूरो ACB को लॉन्च कर दिया और उसके बाद डायरेक्टर ACB ने इंस्ट्रक्ट किया और डॉक्टर ए के घर पे जो फ़ोन लगा हुआ था उस फ़ोन को एक रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट से अटैच कर दिया गया। ठीक, इसके बाद सारे कन्वर्सेशंस जो कॉरोनर और डॉक्टर ए के बीच में हुआ करता था उसे रिकॉर्ड कर लिया गया। कॉरोनर उसी रिकॉर्डिंग के दौरान फिर डॉक्टर ए से फ़ोन पे कहते हैं कि तुम इस पर्टिकुलर जगह पे जाओ और वहाँ पर जो पैसे मैं तुमसे कहा है उसको जाकर दे आओ और वहाँ पर खास व्यक्ति होगा उसको भी उसी को उस पैसे देने। डॉक्टर ए हालांकि नहीं गए और नहीं पैसे दिए। पुलिस ने पहले से रिकॉर्डिंग कर रहे थे, उन्होंने रिकॉर्ड किया। अन्वेषण करने के बाद कॉर्नर के ऊपर 385 यानी एक्सटॉर्शन यानी उद्धापन करने के लिए किसी व्यक्ति को क्षति के भय से में डालना और 420 यानी छल के माध्यम से कोई प्रॉपर्टी प्राप्त करना और साथ ही 511 यानी अटेम्प्ट करने का आरोप लगाते हुए उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया। अब सवाल ये है कि ये जो रिकॉर्डिंग कन्वर्सेशन है, कम्युनिकेशन है बिटवीन डॉक्टर ए और जो कॉरोनर है यानी मृतक समक्षक के बीच में जो टेलीफोनिक वार्तालाप हुई है, क्या वो अंडर सेक्शन 7 और 8 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट यानी कि फैक्ट एंड इशू, विवादित तथ्य और मोटिव हेतु के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो फ्रेंड, अगले स्लाइड पे चलते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर को माध्यम से ये समझने का प्रयास करते हैं कि क्या टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो रिकॉर्डेड है दैट कैन बी यूज्ड एज एविडेंस साक्ष्य के तौर पे हम विवादित तथ्य या हेतु के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रश्न के उत्तर के लिए हमें इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 7 को पहले देखना पड़ेगा जो कि कहता है फैक्ट विच आर द ओकेजन, कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट एंड इशू, अर्थात वे तथ्य जो विवादित तथ्यों के प्रसंग, हेतु या परिणाम है वो सुसंगत होते हैं यानी रेलेवेंट होते हैं। यानी और आगे देखें तो वे तथ्य सुसंगत होते हैं, रेलेवेंट होते हैं जो सुसंगत तथ्यों के या विवादित तथ्यों यानी फैक्ट एंड इशू के अव्यवहित, निकटवर्ती या अन्यथा प्रसंग, हेतुक यानी मोटिव या परिणाम यानी इफेक्ट, या जो इस वस्तुस्थिति को गठित करते हैं जिसके अंतर्गत वो घटित हुए हैं या जिसने उनके घटने या समव्यवहार का अवसर
दिया है, यानी कि वे तथ्य जो विवादित तथ्यों के प्रसंग या हेतुक या परिणाम है वो सुसंगत होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि प्रश्न ये है कि क्या ए ने बी को लूटा है, तो ये तथ्य सुसंगत है कि लूट के थोड़ी देर पहले बी अपने कब्जे में धन लेकर किसी मेले में गया, यानी पैसे लेके गया, और उसने दूसरे व्यक्ति को उसे दिखाया, या उसने उस तथ्य को कि उसके पास धन है, मनी है, उसने उल्लेख किया। ठीक है, ये जो थर्ड पर्सन को जो इंडिकेट किया हुआ है कि उसके पास पैसे हैं और उसके बाद रॉबरी हो जाती है, उसे छीन लिया जाता है, तो ये सुसंगत होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि प्रश्न ये है कि क्या ए ने बी की हत्या की है, तो उस स्थान पर जहां हत्या की गई थी या उसके समीप भूमि पर गुत्थम गुत्था से बने हुए चिन्ह अगर हैं तो ये सुसंगत तथ्य होंगे। ठीक, इसी तरह से तीसरा एग्जाम्पल देखिए, प्रश्न ये है कि क्या ए ने बी को विष दिया, पॉइजन दिया है, तो विष से उत्पन्न कहे जाने वाले लक्षणों के पूर्व बी के स्वास्थ्य की दशा और ए को ज्ञात था कि बी की वे आदतें जिनसे विष देने का अवसर मिला, ये सारे सुसंगत तथ्य होंगे। ठीक है, दूसरा सेक्शन है सेक्शन 8 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि डील करता है मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट, अर्थात हेतु, तैयारी एंड पूर्व या पश्चात का आचरण। यानी कोई भी तथ्य जो किसी विवादित तथ्य या सुसंगत तथ्य का हेतु या तैयारी प्रदर्शित या दर्शित गठित करता है तो वो सुसंगत होगा, यानी रेलेवेंट होगा फॉर द एनी फैक्ट ऑफ द केस। ठीक, अब देखिए मोटिव, हेतु बहुत ही आवश्यक है टू फाइंड आउट द रियल अक्यूज्ड। वास्तविक आरोपित व्यक्ति को पता करने के लिए घटना का मोटिव, हेतु जानना बहुत जरूरी है। हालांकि जो अभियोजन पक्ष है, he is not bound to prove the motive of any offense in any criminal case। कोई भी आपराधिक मामलों में अभियोजन पे ये भार नहीं होता कि वो उस अपराध का हेतु साबित करे। ठीक है, यानी कि इफ प्रोसिक्यूशन प्रूव्स मोटिव, कोर्ट हैज टू कंसिडर इट। अगर अभियोजन पक्ष अपने से कोई मोटिव किसी आपराधिक मामले में प्रूव करते हैं तो न्यायालय उसे विचार करेगा। ठीक है, लेकिन इसे प्रूव करना की जिम्मेदारी, यानी ही इज नॉट बाउंड टू प्रूव इट। ठीक, और यही बात एपेक्स कोर्ट ने स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस शेर सिंह 1981 सुप्रीम कोर्ट में भी हेल्ड किया हुआ है। ठीक, अब सेकंड पॉइंट देखिए, द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन इज रिलेवेंट। किसी भी व्यक्ति का आचरण जो है वो सुसंगत होता है व्हेन एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम और इन हिज प्रेजेंस एंड हियरिंग व्हिच अफेक्ट्स सच कंडक्ट इज रेलेवेंट। यानी कि ऐसा कोई भी आचरण, या जब वो बयान दे रहा हो, उसके समक्ष दे रहा हो, उसकी उपस्थिति में दे रहा हो, या उसके सुनने में, ऐसा स्टेटमेंट जो उसको सुनने में आ रहा है, याद रखिएगा हेयरिंग वर्ड पे ध्यान रखिएगा। ये हेयरिंग जो वर्ड है उससे संबंधित जो भी आचरण है वो किसी भी फैक्ट में रेलेवेंट, सुसंगत होता है। जैसे एक एग्जाम्पल है, आप उसको देखें तो जैसे कि ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी। ए पे ट्रायल चलता है कि उसने बी की हत्या की है, और फैक्ट ये है कि दैट ए मर्डर्ड सी, ए ने सी की भी मर्डर किया हुआ है, एंड दैट बी न्यू दैट ए हैड मर्डर्ड सी। अब बी इस बात को जानता था कि सी का हत्या में ए शामिल है, और बी जो है अपनी इस जानकारी को लोक विदित यानी पब्लिक करने की धमकी दे करके ए से धन उद्यापित यानी एक्सटॉर्ट करने का प्रयत्न करता था। और ये सारे फैक्ट ए के ट्रायल में इस्तेमाल किया जाएगा, यानी दैट इज ऑल रेलेवेंट, सुसंगत है वो। अब क्वेश्चन के मेन आंसर तरफ आते हैं, और क्वेश्चन के फैक्ट्स और रेलेवेंट सेक्शन 7 और 8 को गौर से देखें तो हम पाते हैं कि जो भी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बिटवीन कोरोनर यानी मृतक समक्षक और डॉक्टर ए के बीच में
हुआ है और रिकॉर्ड किया गया है वो सारे रेलेवेंट है, यानी सुसंगत फैक्ट है और वो साक्ष्य विधि में ग्राह्य होंगे, क्योंकि ये बात एपेक्स कोर्ट ने RM मलकानी वर्सेस महाराष्ट्र 1973 में एंड स्टेट NCT ऑफ दिल्ली वर्सेस नवजीत सिंह सिद्धू 2005 सुप्रीम कोर्ट में ये हेल्ड किया हुआ है कि कोई भी टेप रिकॉर्डेड वर्जन कहीं मिलता है तो दैट विल बी एडमिसिबल, ग्राह्य होगा अंडर सेक्शन 7 and 8 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, और सेम बीइंग contemporary, recorded and res geste and comparable to a photograph of a relevant incident, यानी कि जिस तरह से फोटोग्राफ रेलिवेंट होता है उस तरह से जो है आपका टेप रिकॉर्डेड टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी रेलिवेंट होगा और साक्ष्य विधि में ग्राह्य होगा। दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगले वीडियो पे हम नए प्रश्न, उसके उत्तर, संबंधित प्रावधान और केस लॉ के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।